डिसअपॉइंटमेंट और गुस्सा दिखने लगा जब नित्या ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। मॉम बोलो, क्या मेरा क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है? नक्श ने पूछा और उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। नित्या ने रोते हुए कहा, नक्श, ऐसा नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। नित्या आगे बढ़ी और वो नक्श को गले लगाना चाहती थी, लेकिन नक्श पीछे हो गया और पूछा, जब डैड मुझे मारते थे और खाना नहीं देते थे, मुझे स्कूल नहीं जाने देते, जब मेरी मॉम कहाँ थी? नित्या अपना सर पकड़कर घुटनों पर बैठ गई। वो बेबस थी और लाचार। अगर चिराग चला गया तो उसके बच्चे और उसका क्या होगा? लेकिन नक्श छोटा था, समझ नहीं थी उसमें, इसीलिए उसने ऐसे सवाल किए। लेकिन सवाल गलत नहीं थे। नित्या ने माँ होने के नाते नक्श को सिर्फ पैदा किया, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया। तभी नक्श ने पूछा, मॉम आप डैड के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ सकती है न? नित्या स्तब्ध रह गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नक्श को इतना गुस्सा आया कि वो रोने लगा। तो मॉम आप अभी यही तो कर रही थी। अगर आपको डैड से इतना ही प्यार है तो जाइए उनके पास, भूल जाना मेरे बारे में। बोल। नक्श वापस अंदर जाने लगा। नित्या चिल्लाते हुए उसे आवाज़ देने लगी, नक्श, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड इतने भी बुरे नहीं है। नक्श रुक गया और वापस आकर गुस्से से कहा, मॉम, काजल सही कहती थी कि आप मॉम होने लायक नहीं है। मुझे पता है काजल के टमी में बेबी है। उस बेबी के लिए और मेरे लिए उसने मेरे बेड डैड से लड़ाई की और आप वीक है। मुझे आपसे नफरत है। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। ये सुनते ही जैसे नित्या के ऊपर बिजली गिर गई। पहले उसका पति और अब उसका बेटा। लेकिन नक्श ने रोती हुई नित्या को सहारा भी नहीं दिया और उन लोगों के पास चला गया जिसे दक्ष ने भेजा था। नक्श ने अपने आंसू पोंछे और सर उठाकर उनके लीडर से कहा, चिराग शेखावत को छोड़ना मत, वो बहुत बुरा है। उसने काजल और दीक्षित ग्रैंडपा को बहुत परेशान किया। बोल। नक्श वापस अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद से नक्श और नित्या का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। बस एक रिश्ता था, नित्या नक्श की जन्मदात्री थी, इसीलिए नक्श उनकी इस नाते रेस्पेक्ट करता। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि अरविंद शेखावत अपने बेड पर ही मर गया और उसके कुछ दिनों बाद चिराग शेखावत भी मारा गया। नक्श ने मजबूरी में दोनों का अंतिम संस्कार किया। उस समय उसे कोई दुख नहीं था बल्कि आज़ाद होने की फीलिंग थी। वो अंदर से बहुत खुश था। नक्श का बहुत मन था कि एक बार काजल से मिले, लेकिन उसे ये भी पता चला कि उसके पिता की वजह से दक्ष कोमा में है तो नहीं गया। दक्ष के लोगों ने नित्या और उसे इस देश से बाहर भेजवा दिया और सारी प्रॉपर्टी जब नक्श की थी। लेकिन उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो काजल के जैसे बहादुर और निडर बनना चाहता था। नित्या को फॉरेन में अकेले छोड़ वो वही के बोर्डिंग स्कूल चला गया और मजबूरी में घर जाता। पढ़ाई पूरी कर वो वापस इंडिया आया और आर्मी ज्वाइन कर ली। जिस दिन उसने पारा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी की उस दिन उसने दक्ष को फ़ोन किया, मिस्टर सिंघल, मैं नक्श बोल रहा हूँ। देख कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, बोलो। मैं इंडिया में हूँ। दक्ष ने अपने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करते हुए कहा, मुझे पता किस काम के लिए फ़ोन किया। आपको थैंक्स बोलने की, आपने हमारा ख्याल रखा। दक्ष की चलती हुई पेन थम गई और उसने कहा, मैंने नहीं किया, काजल ने कहा था। नक्श का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। उसकी आवाज़ में हल्की खुशी थी, थोड़ा अपनापन और थोड़ा सा ऑब्सेशन। मुझे ऐसा लगा था। उसकी बदली हुई आवाज़ सुनकर दक्ष की उंगलियां फ़ोन पर कस गई। नक्श ने आगे कहा, मिस्टर सिंघल, एक रिक्वेस्ट है आपसे। दक्ष उसकी आवाज़ से ही समझ गया कि नक्श के अंदर क्या चल रहा। आखिर काजल थी ही ऐसी। अगर वो दक्ष को नहीं मिलती तो उसे चाहने वालों की कमी नहीं होती। तुम काजल से नहीं मिल सकते। नक्श चौंक गया और पूछा, क्यों? मैं चाहता था कि वो मेरे लास्ट स्टेप की सेरेमनी में आए। उसके लिए तुम्हारी मॉम है। नक्श का अंदाज बदल गया जब उसे नित्या के बारे में सुना। वो इस लायक नहीं है। मैं काजल को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या अचीव किया है। वो बहुत खुश होगी। दक्ष ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम चिराग से काफ़ी मिलते जुलते हो तो काजल अनकंफर्टेबल होगी। एक बात और, काजल के लिए तुम्हारे मन जो भी अनवांटेड फीलिंग्स है उसे हटा दो। वो मेरी वाइफ है और 2 बच्चों की माँ। ये बोल दक्ष ने फ़ोन रख दिया। प्रेजेंट, दिल्ली। नक्श अपने कमरे में बैठे उसी दिन की बातों को सोच रहा था जब दक्ष ने उसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने को कहा था। लेकिन कैसे? मैंने जानबूझकर नहीं सोचा। सब कुछ अपने हुआ। काश मैं बड़ा होता तो काजल मेरी होती।
ये सोचते ही नक्श अपने बेड पर गिर गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसने अपने मोबाइल में काजल की एक पुरानी फ़ोटो निकाली जो उसे न्यूज़पेपर में मिली थी जब वो दुल्हन बनी थी। न जाने कितनी बार नक्श ने खुद को काजल के बगल में इमेजिन किया होगा। काजल, आई मिस हूँ, क्या मैं तुमसे एक बार नहीं मिल सकता? सब इस चेहरे की वजह से। मैं इसे ढक लूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग। कपड़े बदल कर वो वापस सोने चला गया। उधर नित्या कुछ देर तक नक्श के कमरे के बाहर वेट करती रही कि कहीं नक्श को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। लेकिन बहुत देर तक जब नक्श ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो वापस चली गई। अगली सुबह नक्श एक आर्मी मैन था जो अनुशासन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लगभग 2 घंटे की नींद के बाद ही वो उठ गया और जॉगिंग के लिए निकल गया। कॉलोनी में नए चेहरे को देख गॉसिप होने लगी। नक्श को बहुत कम लोगों ने देखा था क्योंकि वो बहुत कम ही यहाँ रहता और अगर आता तो अगले दिन वापस चला जाता। अगर उंगलियों में गिना जाए तो वो आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज को मिलकर सिर्फ 5 बार ही आया है। लंबी जॉगिंग के बाद वो वापस घर आया और वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। अरे नक्श, कब आए तुम? पड़ोस की आंटी ने पूछा। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात में आंटी। कैसे है आप? आंटी ने कपड़े सूखने के लिए डालते हुए नक्श से बोली, नक्श, जल्दी से एक बहू ढूंढ लो नहीं तो शादी की उम्र निकल जाएगी। नक्श ने सुना तो सिर्फ एक ही चेहरा उसके आंखों के सामने और उसकी सुंदर हरी आंखें, जिनमें वो हमेशा खो जाता। नक्श ने अपना पसीना पोंछा और कहा, जो लड़की पसंद थी उसकी शादी हो चुकी इसीलिए अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आंटी स्तब्ध रह गई। अरे तुम कितने हैंडसम हो, ऊपर से आर्मी मैन। दूसरी ढूंढ लो, कहो तो मैं देखूं। नक्श सकपका गया और अपने कदम पीछे लेते हुए अंदर भागते हुए कहा, नो नो आंटी थैंक्स, बाय। नक्श फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया और लैपटॉप खोलकर कुछ काम करते हुए कहा, सरोज, मेरी चाय दे दो। सरोज ने नक्श को चाय देते हुए कहा, लीजिए बाबा आपकी लेमन ग्रास टी। नक्श ने कोई रिप्लाई नहीं किया और चाय की एक सिप ली और उसकी आंखें चमक गई। वाह, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। सरोज ने अपने सारे दांत दिखाते हुए कहा, अच्छी तो बननी ही थी। मैडम ने बनाया है आपके लिए, उन्होंने गार्डन में लेमन ग्रास लगाया ताकि जब भी आप आओ आपको फ्रेश चाय मिले। नक्श दूसरा सिप लेने वाला था कि सरोज की बात सुनकर रुक गया और चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया। अगर सारा काम तुम्हारी मैडम करेगी तो तुम क्या करोगी? जाओ और तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। सरोज की मुस्कान गायब हो गई और वो स्तब्ध रह गई। लेकिन बाबा, ये भी अच्छी है, मैं कल बना दूंगी। नक्श ने गुस्से से कहा, मैंने जो कहा वो करो, जाओ। सरोज चाय का कप वापस लेकर आ गई और नित्या को दुखी चेहरे के साथ देखा। सॉरी मैडम। नित्या ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो तुम ही ने सिखाया है तो तुम ही बना दो। ये नाश्ता उसे दे देना लेकिन इस बार बताना मत कि मैंने बनाया है। सरोज ने दुखी मन से हाँ में सर हिला दिया। सरोज ने फटाफट चाय बनाई और सैंडविच और बॉयल्ड अंडों की प्लेट लेकर नक्श के सामने रख दी। इस बार नक्श ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ खा लिया। इसके बाद नक्श ने अपना सामान उठाया जिसने उसे थोड़ा सा ही खोला था और नित्या के पास गया जो गार्डन में पौधों में पानी डाल रही थी। मॉम, मैं निकल रहा हूँ, बोल वो जाने को मुड़ा तो नित्या ने उससे पूछा, वापस कब आओगे? नक्श रुक गया और बिना मुड़े कहा, पता नहीं, किसी मिशन में घायल हो गया या मर गया तो। कभी नहीं, नक्श ने कंधे उचकाते हुए कहा। नित्या का दिल बैठ गया। तुम मुंबई जा रहे न? इस बार नक्श पलटा और नित्या को घूरने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नित्या भी नजरें चुराते हुए बोली, मैंने काजल की फोटोज देखी, तुम उससे मिलने जा रहे न? नक्श ने एक लंबी आह भरी और कहा, मैं ये चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं सकता क्योंकि मेरा ये चेहरा मेरे बास्टर्ड डैड से मिलता है। काजल इस चेहरे से नफरत करती है और बहुत डरती है तो पॉसिबल नहीं है। नक्श की रुड बातें सुनकर नित्या जम गई। तभी नक्श ने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी, मैंने आपके डियर हस्बैंड को बास्टर्ड कहा, लेकिन मैं करूँ, वो है तो है, उसने मेरा बचपन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी उनका पूरा पूरा साथ दिया। सिर्फ काजल और ग्रैंडपा ही थे जिन्होंने मुझे दिल से प्यार किया और मेरा भला चाहा। नित्या ने रोते हुए कहा, नक्श, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? नो मॉम, आई एम सॉरी कि मैं ये नहीं कर सकता, बोल नक्श पलट कर चला गया। नित्या और नक्श की बातें सरोज सुन रही थी। काजल और दीक्षित का नाम उसने कई बार सुना लेकिन उसे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर दोनों है कौन।
वो नित्या के पास गई और रुंधे हुए गले से बोली, मैडम, आप दिल छोटा मत करो। बाबा आपके बेटे हैं, वो आपको प्यार करते हैं। देखना वो आपको माफ़ कर देंगे। नित्या ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और खुद अपने कमरे में जाने लगी। नक्श सीधे एयरपोर्ट गया और मुंबई के लिए फ़्लाइट ले ली। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट लैंड हुआ, दक्ष का फ़ोन बजा। बॉस, नक्श शेखावत मुंबई आया है। दक्ष को फ़ोन पर उसके एक आदमी ने बताया। आखिर मुंबई क्या पूरे देश पर उसका राज था, और अब उसके बच्चे पूरा दुनिया पर राज करने के लिए सेटअप कर रहे थे। दक्ष ने फिर काजल को फ़ोन किया, जो किचन में केक का बैटर बनाने की कोशिश कर रही थी। काजल ने फ़ोन उठाया और दक्ष की सेक्सी आवाज़ आई, क्या कर रही हो? काजल तो दक्ष की आवाज़ सुनी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, तुम फ़ोन पर भी इतने सेक्सी कैसे साउंड कर सकते हो? उधर से दक्ष की हल्की हंसी की आवाज़ आई और काजल को अपनी कही बात ही शर्म आ गई। दक्ष ने कहा, काश मैं अभी तुम्हारे रेड गाल देख सकता। चुप रहो और बोलो क्या काम है? डिनर पर चलोगी? काजल ने चहकते हुए कहा, जरूर चलूंगी। कहाँ जाना है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज। ओके, 7 बजे मैं रेडी रहूंगी, टाइम से आ जाना। दक्ष ने बाय कहा और फ़ोन रख दिया और उसकी मुस्कान भी गायब हो गई। फिर उसने नक्श को फ़ोन किया, तुम यहाँ क्यों आए? नक्श ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघल, आपकी इंटेलिजेंस हमारे आर्मी जैसी स्ट्रांग है। दक्ष चुप रहा। नक्श ने भी कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। दूसरे तरफ एक बहुत बड़े गेमिंग क्लब में ध्रुवी और अर्नव कॉलेज बंद करके गेम खेल रहे थे। वो एक प्राइवेट रूम में थे और रेस लगा रहे थे। इसमें 10 प्लेयर्स जो दुनिया भर के गेमर थे। आधे घंटे तक चलती रेस में बहुत सस्पेंस था। अंत में ध्रुवी फर्स्ट हुई और अर्नव थर्ड। जो गेमर सेकंड हुआ था उसका गेम नाम हैंडसम फेस था। उसने ध्रुवी को प्राइवेट मैसेज भेजा, तुम इंडियन हो? ध्रुवी और अर्नव ने मैसेज देखा और फिर एक दूसरे को। ध्रुवी ने रिप्लाई किया, येस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, मैं हाफ इंडियन हूँ विथ माई डैड नेम। कूल, सो। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद रिप्लाई आया, लेट्स मीट। ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए मैसेज को देखा, फिर अर्नव को और इशारे से पूछा कि क्या रिप्लाई करूँ। अर्नव ने कंधे उचका दिए। ध्रुवी ने उसे घूरा और रिप्लाई किया, ओके, लेकिन कहाँ? मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तुम जहाँ बोलो वहाँ। ध्रुवी कुछ कहती उससे पहले अर्नव का स्मार्ट वॉच में अलार्म बजने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अर्नव ने गेमिंग स्क्रीन को हैक कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अर्नव ने अपने स्मार्ट वॉच से एक वर्चुअल कीबोर्ड प्रोजेक्ट किया और उसमें टाइप करने लगा। एक स्पाई सैटेलाइट से कनेक्ट कर स्क्रीन पर बहुत सारे रेड लाइंस बनने लगे जो वर्ल्ड के नक्शे पर थे। वी, ये तो आज रात में शुरू होने वाला था, अभी क्यों हुआ? डैम इट, अर्नव ने झुंझलाहट में कहा। ध्रुवी ने पूछा, अब क्या? जल्दी से कबीर को इन्फॉर्म करो, ये जानबूझकर हुआ है। अगर इस आम डीलिंग को कंट्रोल नहीं किया गया सारे कंट्रीज बढ़ जाएगी और फिर वॉर। ध्रुवी ने जल्दी से कबीर को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। कबीर ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। वो हर डीलिंग में बेटिंग करने लगा, जिन में अर्नव ने कहा था। उधर अर्नव दूसरे डीलर्स को ब्लॉक करने में लगा था। बहुत से डीलर्स टाइम पे नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें खबर ही नहीं थी। इसमें आर्मी ने भी अपनी तरफ से ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया। आर्मी के हाईटेक बेस पर कीबोर्ड्स के टाइप की करने की आवाज़ें बहुत तेज थी और सबकी दिल की धड़कन उतनी ही तेज। जनरल ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि डीलिंग के बेस लोकेशन को ढूंढा जाए, लेकिन बहुत मुश्किल था। सर, उनका फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है, मिक्स ऑफ मेनी वायरस। हेड ने दांत पिसते हुए कहा, बस 5 मिनट बचे हैं। किसी भी तरह लोकेशन पता करनी है। उस कमरे में 20 स्क्रीन्स ऑन थी और सबके स्क्रीन में एक मैसेज आया, नीड हेल्प। ये अर्नव था। अर्नव के पास तकनीक था और आर्मी के पास एक्सेस। वैसे अर्नव एक्सेस कर सकता था लेकिन उसमें 1 मिनट खर्च हो जाता। हेड ने ये देखा और पूछा, कौन? देश प्रेमी। लिखकर अर्नव ने मैसेज किया तो ध्रुवी ने उसे चपत लगाए और कहा, कितने फिल्मी हो तुम? वही हेड और बाकी के लोगों ने मुंह बना लिया। हेड ने ओके कहा और अचानक उनका स्क्रीन ब्लैंक हो गया और दूसरा स्क्रीन खुल गया। उसमें वही मैप था और बस सही लोकेशन पाने के लिए कुछ पासवर्ड्स की ज़रूरत थी जो अर्नव के पास नहीं थी। हेड ने ये देखा तो खुशी से पागल हो गया। अगले 30 सेकंड में लोकेशन ट्रेस हो गया। असम के दक्षिण के पहाड़ी जंगलों का था। वहाँ एक छोटा गांव है। ऐसा लगा कि वो गांव नहीं, इन डीलर्स का बेस है। सबसे अच्छी बात ये रही कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी लोकेशन का पता चल गया है।
अर्नव ने भी एग्जैक्ट लोकेशन सेव कर लिया और एक और मैसेज आर्मी हेड बेस भेजा। जय हिंद। उधर से भी यही रिप्लाई आया और अर्नव ने लॉग आउट होने से पहले अपने बंद में वायरस डालकर सब कुछ डिलीट कर दिया। जब स्क्रीन पर वापस गेम ऑन हो गया तो ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए अर्नव को देखा। तो अर्नव ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ बहना, एक्शन टाइम। ध्रुवी की आंखें चमक गई। तभी कबीर का फोन आया। तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। ध्रुवी ने भवे सिकोड़ ली और अर्नव के साथ कबीर के ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चले गए। केबिन में कबीर ने सार्थक से कहा, बाहर बोल दो कि जब तक मैं न कहूँ कोई डिस्टर्ब न करे। कमरे में अब 4 लोग थे। इस बार तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। इस बार आर्मी को डील करने दो। ध्रुवी ने होठ सिकोड़ लिए और कहा, लेकिन मुझे जाना है। अंडरकवर कैसा रहेगा? नो, कबीर ने जोर से कहा, डैड बहुत नाराज होंगे। तो डैड कौन सा सब कुछ ग्रैंडपा को बताकर करते थे? अब हम किंग्स हैं तो जो चाहे कर सकते हैं। इस बार अर्नव ने कहा, कबीर ठीक तो कह रहा है। ध्रुवी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर के सर में दर्द होने लगा और उसके ध्रुवी को अपने तरफ पलटकर उसके कंधा दबाते हुए कहा, ठीक है जाओ, बस चोट मत लगा लेना, वरना अगर तुम बदसूरत हो गई तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा और लाइफ टाइम तुम मेरा सर खाओगी। ध्रुवी खुश हो गई और कबीर को गले लगा लिया। सार्थक, मेरे जाने की तैयारी करो। उप्स, 3 लोगों की, कनक और कसक भी जाएगी, ध्रुवी ने कहा और कसक को फोन लगाकर जल्दी एयरपोर्ट दोनों को पहुंचने को कह दिया। वही नक्श जो अभी भी टैक्सी में था और सिंघल पैलेस की तरफ जा रहा था, उसे भी फोन आया और उसने अपनी टैक्सी वापस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ ली। नक्श की छुट्टी फिलहाल कैंसिल कर दी गई और उसे अगले मिशन के चुना गया, जो असम में होने वाला था। नक्श और ध्रुवी एक ही मिशन पर थे लेकिन अलग अलग। दोनों एक ही प्लेन में थे लेकिन दूर दूर। नक्श एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे लेने आर्मी की गाड़ी आ गई जो उसे बेस ले जाने वाली थी। वही ध्रुवी एयरपोर्ट से कनक और कसक के साथ सीधे अपने बेस गई। वहां पहले से कुछ लोग थे, सब कबीर के ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेन्ड सोल्जर्स थे। बेस प्लान पहले ही बन गया लेकिन वहां एक ऐसा कमरा जहां जाना मुश्किल था और वही मेन आर्म रूम था जहां इतने आर्म्स थे जो 2 देशों को लड़ा सकते थे। उसे डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा जरूरी था। ध्रुवी ने कनक और कसक को देखा और तीनों के चेहरे में शातिर स्माइल थी। ध्रुवी ने पूरा मैप पढ़ा और अपना प्लान बताया और कहा, आज रात। सारे सोल्जर्स हक्के बक्के रह गए तो हेड ने कहा, मिस, आज ही, कल तक का वेट करना चाहिए ना? ध्रुवी ने कहा, सॉरी सर, कल बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है आज ही वो गोडाउन खाली कर दी जाए तो क्या फ़ायदा इस मिशन का? कसक ने कहा, हेड सर, आपका काम ध्रुवी को प्रोटेक्ट करना होगा और कुछ नहीं, बाकी हम हैं ना? कनक ने मिनी गन उठाया और अपनी ब्रा में छुपा लिया। ये देख सोल्जर्स ने नज़रें फेर ली और ब्लश करने लगे। कनक ने एक हैंडसम से सोल्डर से फ्लर्ट करते हुए पूछी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो सोल्डर सकपका गया और हेड को देखने लगा। हेड ने कुछ नहीं कहा तो सोल्डर ने जवाब दिया, नहीं। कनक ने उसके कंधे थपथपाए और कहा, कभी होगी भी नहीं। इतना शर्माओगी तो नहीं होगी। लिख कर ले लो, जब गर्ल्स बोल्ड हो जाए तो दूर रहो और जब लड़की ज़्यादा बोल्ड हो जाए तो रिप्लाई करो, समझे? सोल्डर ने बस ऐसे ही हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी उसे कुछ समझ नहीं आया।